हेलो बच्चों, आज तुम लोगों को सोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग बताए थे मोलारिटी तक, आज बताते हैं मोलालिटी क्या होता है। तो हेडिंग दो मोलालिटी। मोलालिटी 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 को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मोलालिटी होता क्या चाहिए। पहले समझो रे भाई कि मान लेते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। 1 kg ऑफ क्या है? सॉल्वेंट, या तो इसको बोल सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और 1 kg सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालोगे, जो तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या करोगे? ऐड करोगे, तो उस सोल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम मोलारिटी कहते हैं। वहां तुम पढ़ा था मोलारिटी के बारे में कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालते हैं उसको हम लोग बोलते थे मोलारिटी। लेकिन ये क्या है? मोलालिटी। तो मोलालिटी कहता है कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो सोल्यूट का मोल प्रेजेंट होता है, उस सोल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम मोलालिटी कहते हैं। मोलालिटी। तो डिफिनेशन लिख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg बोलो, या बोल सकते हैं भाई 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फिर लिखो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एंड द SI यूनिट, एंड द SI यूनिट इस क्या होगा? मोल। कहाँ जा रहा है? kg में। तो क्या हो जाएगा? मोल पर kg या मोल kg इनवर्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। तो लिख लो दैट इज स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय, तुम लिख सकते हो क्या रे भाई? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर ग्राम में लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम kg में लिखें तो ये आपका मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहां तक तुम लोग पहले स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, अगर 1 मोल सोल्यूट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है भाई, तो उसको बोलते हैं 1 मोलर बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 मोलर कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या बोलेंगे?
2 मोलर बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, 2 मोलर बोलते हैं, 2 मोलर बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मान ले तुमको लिख देगा 0.02 स्मॉल m ऑफ KCl, इसका मतलब क्या होता है, तो क्या होगा इसका मतलब कि 0.02 मोल ऑफ KCl प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ क्या रे भाई, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको लिख लो, मतलब तुमको समझ में आ गया कि मोलालिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मोलालिटी बात करता है मास का, लेकिन तुमने पढ़ा था वहां पर मोलारिटी, तो बात करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो बात करता है वॉल्यूम पर, याद रखना। चलो भाई एक चीज याद रखना कि मास जो होता है वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और तुमको मालूम है कि भाई मास जो होता है, मोलालिटी बात करता है मास के बारे में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि तुम टेम्परेचर को बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो मोलालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मोलालिटी नो चेंज, मोलालिटी क्या होगा बता, नो चेंज, वो चेंज नहीं होगा, उससे कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स मोलालिटी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन वहां बात किए थे मोलारिटी की, मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर तुम टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो आपका मोलारिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। चीज को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलो ये तुम लोग को समझ में आ गया। अब बात करते हैं भाई हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में। ध्यान दो, नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अभी तक तुम लोग पढ़ा मोलारिटी में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं मोलारिटी, मतलब वॉल्यूम। फिर पढ़ा मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अभी बात कर रहे थे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। लेकिन अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में। तो पहले बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, उसके बाद नॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस कर देते हैं। अगर तुमको लिख देगा रे भाई कि मान ले 2 ग्राम ऑफ HCl है, ठीक है, बोल देगा फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, फाइंड द ग्राम, फॉर्ट लिखे GM, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या निकालो रे भाई, सॉल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है रे भाई, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास। ध्यान देना रे भाई, गिवन मास बाय होता है इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में EQ, EQ मतलब इक्विवेलेंट वेट, तो लिख सकता पूरा में इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट,
ठीक है। तो हमने गिवन मास कितना ग्राम लिया, 2 ग्राम, हमने कितना लिखा 2 ग्राम। अब आता क्या निकालना, इक्विवेलेंट वेट, यहाँ लिख लो पहले शॉर्ट में इक्विवेलेंट वेट। और भाई इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते, ध्यान देना भाई, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ क्या, सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्या मोलिकुलर मास, बाय होता है भाई एन फैक्टर, क्या होता है एन फैक्टर, ठीक है। अब एन फैक्टर क्या पहले समझो, एन फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी कंपोनेंट या कोई सॉल्यूट कितना H प्लस लूज किया है, जितना H प्लस लूज किया उतना उसका एन फैक्टर होगा, या कोई भी सॉल्यूट कितना OH माइनस लूज किया है उतना उसका एन फैक्टर हो जाएगा। या अगर वो H प्लस लूज नहीं किया है या उसके पास H प्लस नहीं है या वो OH माइनस लूज नहीं किया है तो भाई उसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव चार्ज है, उसका हो जाएगा उतना एन फैक्टर। तो यहाँ तुम देखो रे भाई कि इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट तो फॉर्मूला क्या होता है HCl के केस में रे भाई, मोलिकुलर मास बाय क्या रे भाई एन फैक्टर। तो मोलिकुलर मास सबको जोड़ दो, HCl का तो मालूम है H का मास कितना होता है 1 होता है, और क्लोरीन का मास कितना होता है सबको मालूम है 35 पॉइंट कितना होता है 5। और HCl जो है, अगर HCl टूटेगा पानी में क्या टूटेगा H प्लस और क्या Cl माइनस, मतलब HCl एक ही H प्लस लूज कर रहा है। तो हमने बोला कितना H प्लस लूज किया या कितना OH माइनस लूज किया, अगर H प्लस और OH माइनस लूज नहीं किया है कितना उसके पास कैटायन है या कितना उसके पास एनायन है उतना उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो भाई यहाँ एन फैक्टर कितना होगा 1 होगा, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 36.5। तो 36.5 क्या निकल जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पुट कर दो कि 2 बाई इक्विवेलेंट कितना 36.5, इसको सॉल्व कर देना तो आपका क्या निकल जाए ग्राम इक्विवेलेंट। तो तुमको समझ में आ गया कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कोई भी कंपोनेंट का कितना H प्लस लूज किया है या कितना OH माइनस लूज किया है, अगर H प्लस और OH माइनस नहीं लूज किया है तो उसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है। ठीक ठीक, चलो तो इसको यहाँ तक पहले लिख लो, और एक बताते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ तुमको आ जाएगा। चलो अब रे बात करते हैं रे भाई, देखो अगर लिख दिया तुमको सपोज कि 5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, लिख देगा फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, क्या निकालो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या निकालना है सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ठीक है, तो भाई अभी हम लोग पढ़े कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बोला गिवन मास भाई क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, और गिवन मास कितना ग्राम बता रहे भाई 5 ग्राम। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बोला क्या मोलिकुलर मास बाय क्या होता है एन फैक्टर। तो मोलिकुलर मास तुम निकाल सकते हैं कि सोडियम का तुमको मालूम है एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास होता है 23, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है मास होता है 12,
और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर कितना होता है 16। सबको जोड़ दो तो भाई 2 सोडियम है, 1 सोडियम का मास 23, 2 कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 46। एक कार्बन कितना होता है 12, तो प्लस 12 प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन 3 है, तो कितना हो जाएगा ये 48। अब है एन फैक्टर क्या है, ना इसके पास H प्लस है ना OH माइनस, अगर यह H रहता तो H प्लस यूज करता, जितना H प्लस यूज करेगा उतना एन फैक्टर। अगर OH होता, अगर वो OH माइनस यूज करता, अगर एक OH करता तो एक एन फैक्टर, 2 H करता 2 एन फैक्टर, तो ना यहाँ H है ना OH है। तो अब देखेंगे भाई कितना प्लस और कितना माइनस है। तो देखो तेरे पास सोडियम कार्बोनेट ये टूटेगा, क्या टूटेगा 2Na प्लस और CO3 माइनस 2, तो प्लस 2 गो है और माइनस 2 गो, जितना प्लस होगा और इतना माइनस होगा उतना उसका एन फैक्टर हो जाएगा। चलो तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब इसको जोड़ दो तुम लोग कि आपका 46 है, 12 है और 40 है, जोड़ दो 10 10 16 के 6 मेरा 1 4 4 8 और 1 9 और 10, कितना हो गया 106/2। इसको सॉल्व कर दो तो 5 3 कितना आ गया भाई 53। तो 53 आपको क्या निकल गया इक्विवेलेंट वेट, क्या निकल गया रे भाई इक्विवेलेंट वेट। अब इसके यहाँ पुट कर दो तो 5 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट कितना निकाले हम लोग 53। इसको सॉल्व कर देना तो क्या निकल जाए ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब तुम लोग को समझ में आ गया कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर कितना वो H प्लस यूज किया है, जितना H प्लस यूज करेगा उतना एन फैक्टर, जितना OH माइनस यूज करेगा उतना वो एन फैक्टर। अगर H प्लस और OH माइनस नहीं यूज कर रहा है, कितना उसके पास पॉजिटिव है या कितना उसके पास नेगेटिव है, उतना उसका एन फैक्टर। चलो लिख लो। अब बात करते हैं नॉर्मलिटी के बारे में। चलो तुम लोग को समझ में आ गया। तो भाई नॉर्मलिटी कहता है कि मान लेते हैं एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो 1 लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन में जो यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो ऐड करेंगे, तो उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम नॉर्मलिटी कहते हैं। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऐड होगा, तो उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम नॉर्मलिटी कहते हैं। चलो तो इसके बारे में थोड़ा लिख लो रे भाई, और यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा जगह है, वो छोटा से कोई दिक्कत नहीं, समझना मैंने। नंबर ऑफ इनो मत पढ़ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर लिख दोगे यहां पर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N and the SI unit क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, यहां इसका लिख लो, डेट इज कैपिटल N इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखोगे भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में रहने दो। अगर ml में बात करते 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, तुमको मालूम है कि सर 1 लीटर इक्वल कितना होता है 1000 ml होता है, तो लीटर होने तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ml करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर इसको लिख लो, लिख लिया होगा। चलो अब तुम लोग को एक चीज बात करते हैं
अभी तुम ये इसको भी लिख लो, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, या सिंपली बात करें इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट या बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। अभी हमने बताया जा रहा है भाई क्या होता है, गिवन मास बाय क्या, इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में इक्विवेलेंट वेट। और फिर हमने बताया कि इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है भाई, तो हमने बताया मोलिकुलर मास बाय क्या, एन फैक्टर। इसको लिख लो, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। चलो अब यहां पर देखो, नॉर्मलिटी बात करता है वॉल्यूम के बारे में, और जहां जहां वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। और ये भी कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम की बात करता है। इसका मतलब तुम अगर टेम्परेचर को, इसका मतलब बढ़ाना, इसका मतलब घटाना, तो नॉर्मलिटी भी क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। नॉर्मलिटी का कंसंट्रेशन या तो चेंज हो जाएगा, घट सकता है या तो बढ़ सकता है, मतलब विल बी चेंज। जो भी चीज वॉल्यूम पर निर्भर होता है, और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, तो टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तो उसका कंसंट्रेशन चेंज कर जाएगा। इसी नॉर्मलिटी और मोलारिटी टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन मोलारिटी नहीं करेगा। क्यों कि मोलारिटी बात करता है मास पर, और मास जो होता है टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है। चलो तुमने लिख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन शॉर्ट में नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो भाई नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, इसको याद रखना फॉर्मूला। नॉर्मलिटी पर क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर तुमको मालूम है कितना वो H प्लस लूज कर रहा है या कितना वो OH माइनस लूज कर रहा है। जितना H प्लस लूज करे, जितना OH माइनस लूज करे, उतना उसका एन फैक्टर। या अगर H प्लस और OH लूज नहीं कर रहा है, कितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है, उतना उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। ठीक, चलिए। अच्छा भाई एक चीज हम पहला वीडियो में बाय मिस्टेक से हम उल्टा बोल दिए, वहाँ बात किए थे, थोड़ा सा यहाँ देख लो रे भाई। हम देखे वीडियो तो हमको लगा कि यहाँ थोड़ा गलती बोल दी है, कि मिक्सचर हम बताए थे, तो मिक्सचर हम 2 तरह बताए थे ना। एक बताए थे होमोजेनियस मिक्सचर, थोड़ा देख लो, थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में। और एक क्या बताए थे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। तो हमने बताया था कि होमोजेनियस का मतलब क्या होता है। अरे भाई कि मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, 1 लीटर है, जो इसमें हमने ना डाल दिया माने NaCl सॉल्ट मान लेते हैं। तो जैसे ही NaCl सॉल्ट इस वॉल्यूम में जाएगा तो ये NaCl कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंप्लीटली फैल जाएगा। तुम यहाँ भी चखो तो सॉल्टी वाटर आएगा, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस। क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। और हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होगा कि जो कंपोनेंट डालेंगे सोल्यूशन में वो चारों तरफ नहीं फैला रहेगा। तो यहाँ मान लो इसका 1 लीटर सोल्यूशन है, तो बोलने में मिस्टेक हो गया था और हमने डाल दिया है सैंड। जैसे सैंड को डालेंगे सैंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, फैलेगा नहीं फैलेगा, तो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा।
तो इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस, इसको क्या बोलते हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब जो तुम कंपोनेंट डालोगे वो कंपोनेंट सॉल्यूशन में पूरा पूरी फैल जाएगा, और हेट्रोजेनियस का मतलब जो तुम कंपोनेंट डालोगे वो सॉल्यूशन में चारों तरफ नहीं फैलेगा, जाके नीचे बैठ जाएगा। ठीक, चलो समझ में आ गया। और तुमको बताया तेरा सिलेबस में होमोजेनियस के बारे में पढ़ना है, हेट्रोजेनियस के बारे में नहीं पढ़ना है। तो डिफाइंड भी करेंगे तो वहाँ होमोजेनियस लिखेंगे, हेट्रोजेनियस नहीं लिखेंगे। चलो ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक से बोलने में आ गया था, गलती बोल दिए थे, वहाँ इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट कर लेना। चलो चलो रे भाई, चलो रे भाई, चलो रे डोली। अब हम नॉर्मलिटी बात कर लिए, मोलालिटी बात कर लिए, मोलारिटी बात कर लिए। अब बात करते हैं भाई मोल फ्रैक्शंस के बारे में। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को इस तरह सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। इसको काय बोलते हैं, CHI काय। अगर X भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, और जिसका भी रेशियो निकालेंगे उसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो मोल फ्रैक्शंस का कोई यूनिट नहीं होता है। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन कहता क्या है, कि मान लेते हैं एक सॉल्यूशन, ध्यान देना रे भाई, एक सॉल्यूशन उसमें A तेरा सॉल्वेंट है, ध्यान देना, और B आपका सॉल्यूट है, और दोनों मिला, और दोनों मिलके क्या बना, सॉल्यूशन। तो बोल देगा कि भाई, पूछेगा कि बताइए इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल का क्या रेशियो है, या इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल का क्या रेशियो है, तो उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शंस। और सॉल्यूशन में जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होगा बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लेते हैं सॉल्वेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे, XA, X मतलब का है, या सिंपली X बोलो, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ A, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ कितना कंपोनेंट है, A और B, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अगर बोलेगा भाई इस सॉल्यूशन में B का निकालो मोल फ्रैक्शंस, B का मतलब हम लोग क्या माने, सॉल्यूट को, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ B, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मींस Na प्लस Nb। अब तुमको मालूम है कि मोल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, और जितना भी कंपोनेंट होगा सबका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा, याद रखना। मींस यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन B विल भी कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ अगर B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ A हो जाएगा। अगर हम लोग A निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन A निकालेंगे कितना होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस ऑफ B हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शंस क्या होता है समझ में आ गया। कोई भी सॉल्यूशन में बोलेगा सॉल्वेंट का मोल का क्या रेशियो है या सॉल्यूट का मोल का क्या रेशियो है, तो उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और जो जो कंपोनेंट रहेगा सबका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको लिख लो पहले। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ठीक है। और ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट केवल क्या होता है, मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। और n फैक्टर कैसे निकालते हैं कि कोई भी कंपोनेंट कितना H प्लस यूज किया है। अगर एक H प्लस यूज किया तो n फैक्टर 1, 2 H प्लस यूज किया n फैक्टर 2, कितना OH माइनस यूज किया है, अगर एक OH माइनस यूज किया तो n फैक्टर 1, 2 OH माइनस यूज किया है तो n फैक्टर 2, अगर H प्लस और OH माइनस यूज नहीं किया है, कितना उसके पास प्लस है या कितना उसके पास माइनस है, उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा। चलो तो भाई अब मोल फ्रैक्शन का डिफाइन लिख देते हैं थोड़ा सा।
तो इसका डिफाइन लिखो सिंपली, क्या लिखोगे? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of one component to the total number of moles present in the solution. इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन. इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. अच्छा, अगर मान लेता रहे कि मान लो 3 कंपोनेंट रहे, तो याद रखना हमेशा सॉल्वेंट एक ही होता है. अगर सॉल्यूट 1 होगा तो बाइंड्री, सॉल्यूट 2 होगा तो टर्शरी, सॉल्यूट 3 होगा तो क्वाइटनरी. हमने मान लेते हैं टर्शरी सॉल्यूशन. ए आपका सॉल्वेंट है और आपका बी प्लस सी क्या है? सॉल्यूट है. तो बोलेगा भाई निकालो ए का मोल फ्रैक्शन. तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर मीन्स Na/Na प्लस Nb प्लस क्या है भाई? Nc. कि 3 कंपोनेंट, 2 को सॉल्यूट हो गया ना यहाँ पर. अगर निकालना बोलेगा मोल फ्रैक्शन बी निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. अगर निकालने बोलेगा मोल फ्रैक्शन सी का निकालो, तो कैसे निकालेंगे भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. और जितने भी कंपोनेंट होगा सबका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा, याद रखना. तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन सी विल बी कितना होगा? 1. अगर यहाँ से ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ सी. इसको याद रखो. तो तुम लोग को मोल फ्रैक्शन बता दिए, नॉर्मलिटी बता दिए, मोलालिटी बता दिए और मोलारिटी बता दिए. अब बात करते हैं हम लोग मास परसेंटेज के बारे में. मास परसेंटेज आज खत्म सब कर देंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे सोलिबिलिटी क्या होता है, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, आराम से धीरे धीरे. चलो तो भाई अब बात करते हैं हम लोग मास परसेंटेज के बारे में. मास परसेंटेज को हम वेट बाय वेट बोलते हैं. अब केमिस्ट्री में मास वेट सेम मानो, फिजिक्स नहीं है कि मास अलग होगा वेट अलग होगा. तो मास परसेंटेज वेट बाय वेट. भाई इसमें जो होता है सोल्यूट, गलती लिख दिए रे भाई, सोल्यूट भी रहता है ग्राम के फॉर्म में, और मास का मतलब ग्राम या केजी. सॉल्वेंट किस फॉर्म में रहेगा? ग्राम के फॉर्म में. दोनों ग्राम के फॉर्म में रहेगा. इसे मान लेते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर का मान लेते हैं ये आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है. सपोज करते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है और इसमें से 20 ग्राम ऑफ क्या है? सॉल्यूट है. तो अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट मालूम नहीं है तो निकाल सकते. तुमको मालूम है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन. तो सॉल्वेंट निकालो रे भाई. तो सॉल्वेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइनस कितना? 20. कितना ग्राम आ जाएगा? 80 ग्राम. तो मास परसेंटेज का मतलब समझो कि कोई भी अगर मान ले बोलेगा भाई सॉल्यूट का मास परसेंट निकालो कहाँ? सॉल्यूशन में. तो जिसका भी मास परसेंट निकालेंगे उसका मास ऊपर बाय टोटल मास प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 100. अगर निकालेंगे सॉल्वेंट का मास परसेंटेज तो मास ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ऐसे में इसी बोलते हैं मास
परसेंट, इसको वेट बाय वेट बोलते हैं। यहां तो लिखो थोड़ा सा, अगर तुम यहां लिख देगा निकालो भाई मास, ऐसा न्यूमेरिकल बताएंगे परसेंटेज और किसका निकालो, सॉल्यूट का, तो जिसका मास परसेंट निकालना उसका मास ऊपर लिखो, क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट भाई क्या हो जाएगा रे भाई, टोटल मास ऑफ क्या रे भाई सॉल्यूशन इनटू 100 को बढ़िया से लिख लो 100। आया समझ में? देखो फिर सिमिलरली अगर लिखेगा मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालो, सॉल्वेंट का, कैसे निकालेंगे बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसी बोलते हैं मास परसेंटेज। लिख लो। अब बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। वॉल्यूम परसेंटेज को V बाय V बोलते हैं। इसमें रे भाई सोल्यूट भी रहेगा ml के फॉर्म में और सॉल्वेंट भी रहेगा ml में, दोनों रहेगा वॉल्यूम के फॉर्म में, ml या लीटर। ठीक है, जैसे मान ले हमने मान लिया एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 100 ml ऑफ सोल्यूशन है और 100 ml ऑफ सोल्यूशन में मान लेते हैं 20 ml ऑफ हमने सोल्यूट डाल दिए। तो भाई सोल्यूशन मालूम है और सोल्यूट मालूम है, तो सॉल्वेंट कितना होगा निकाल लो, क्योंकि तुमको मालूम है क्या कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है रे भाई, सोल्यूशन होता है। तो हमको क्या निकालना है, सॉल्वेंट निकाल लो। तो सॉल्वेंट इक्वल टू कितना होगा 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा रे भाई 80 ml। तो अगर मान ले वॉल्यूम परसेंटेज निकालने बोलेगा, मान ले बोलेगा निकालो वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट का, जिसका वॉल्यूम परसेंट निकालने बोलेगा उसका वॉल्यूम ऊपर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 बोलेगा निकालो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, जस्ट मास परसेंटेज जैसा, लेकिन मास परसेंटेज ग्राम के फॉर्म में, ये ml के फॉर्म में। चलो यहां निकाल सकते हैं, लिखेगा निकालो रे भाई वॉल्यूम, बहुत गर्मी है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट का कैसे निकालेंगे भाई, तो क्या लिखेंगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या रे भाई 100। जब निकालने बोलेगा निकालो सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसका रे भाई सॉल्वेंट, कैसे निकालेंगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या रे भाई 100। बल्ले बल्ले निकल जाएगा, इसको लिख लो। अब बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। आराम से लिखो, तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा बाबू तो आगे फॉरवर्ड कर देना बच्चा लोग को, और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगेगा तो। चलो अब बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। बस थोड़ा सा वीडियो बचा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को क्या बोलेंगे रे, W बाय V। बढ़िया लिखो W बाय V
W मतलब मास, केमिस्ट्री मास वॉल्यूम, सॉरी केमिस्ट्री में जो होता है वेट मास लगभग सेम मानो। तो इसमें कैसे निकालते, ध्यान दो रे भाई। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं 100 ml। 100 ml ऑफ क्या है, सोल्यूशन है। इसमें हमने डाल दिया, मान लेते हैं 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो पूछेगा निकालिए भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो कैसे निकालेंगे, सोल्यूट का मास ऊपर बाय टोटल सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 निकाल लो। तो कैसे लिखाओगे भाई, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, किसका निकालना है रे भाई, सोल्यूट का। जिसका सोल्यूट का निकाल रहे, सोल्यूट का मास ऊपर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, मास ऑफ किसका, सोल्यूट बाय क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, या सिंपली लिखो ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, इसी बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें सोल्यूट रहेगा ग्राम के फॉर्म में और सोल्यूशन रहेगा वॉल्यूम ml के फॉर्म में। यहाँ सोल्यूट किस फॉर्म में रहेगा भाई, सोल्यूट रहेगा ग्राम के फॉर्म में, मतलब मास के फॉर्म में, और तेरा सोल्यूशन बाबू रहेगा वॉल्यूम मतलब ml के फॉर्म में। चलो समझ तुम लोगों को आ गया। अब एक लास्ट टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन, और इस टॉपिक आज यही वीडियो खत्म करते हैं। उसके बाद तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन का पूरा एनसीईआरटी का टॉपिक खत्म करेंगे। उसके बाद 2-3 वीडियो में न्यूमेरिकल्स, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। चलो तो भाई एक और होता है पार्ट्स पर मिलियन, थोड़ा लिख लो, 2 मिनट का वीडियो है। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन जिसको ppm बोलते हैं। भाई मिलियन का मतलब क्या होता है तुमको मालूम, मिलियन मतलब कितना, 10 के पावर 6 मतलब 10 लाख। 10 लाख बराबर क्या होता है, 1 मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन कब यूज करते हैं, जब सोल्यूट का परसेंटेज सॉल्यूशन में ना के बराबर होता है, तब हम यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। को लिख देगा रे भाई कि बताओ 2 ppm का मतलब क्या होता है। तो 2 ppm का मतलब होता है कि 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब 2 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 10 लाख ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्या हुआ, ना के बराबर नहीं हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। को पूछेगा बताओ रे भाई कि 5 ppm का मतलब क्या होता है, लिख देना कि 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसका फार्मूला को लिख सकते हैं हम लोग कि सर ppm का जो फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा, क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6। ये पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है। तो पूछेगा कि भाई पार्ट्स पर मिलियन कब यूज करेंगे, तो बोल देना कि भाई सॉल्यूशन में जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन ना के बराबर होता है तब हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। तो बाबू आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए बाय बाय, कल उसके बाद आगे पढ़ाएंगे वीडियो, ठीक है।